हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है एन्युटीज। एन्युटीज कहें या इसको हम जनरली इंस्टॉलमेंट भी कह देते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एन्युटी जो है इसका मीनिंग क्या है। बिल्कुल सिंपल मीनिंग है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो हमारा चैप्टर है अप्रोक्सीमेट 6 to 7 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा और जिससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए जाएंगे और 5 to 6 फॉर्मूलेज मिलेंगे। ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं मिलेंगे क्वेश्चन में। और क्वेश्चन को देखते ही आइडिया हो जाएगा कि वो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का क्या मीनिंग है, किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। क्वेश्चन की एक रीडिंग में ही हमें पता चल जाता है और इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि कई बार क्या होता है कि हमें लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में जनरली कई बार कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तो कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन कई बार एग्जाम में ही कहा जाए कि आप इसको लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें और रिजल्ट लिखें, तो आपको लॉग टेबल भी देखनी आनी चाहिए। इन क्वेश्चंस में जो लॉग टेबल्स यूज होगी वो आपको बताई जाएगी कि कैसे यूज करना है। अदरवाइज लॉग टेबल से रिलेटेड हमारा पूरा एक कंप्लीट वीडियो है कि लॉग टेबल हम कैसे देखते हैं, एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं, उसको आप देख सकते हो। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, एक तो एन्युटीज का मीनिंग क्या है, उसके बाद जो टाइप्स ऑफ एन्युटीज हैं, तो जो एन्युटीज की टाइप्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्युटीज को क्लासिफाई करते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और ऑन बेसिस ऑफ पेमेंट इंटरवल एंड टाइम ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग भी जो एन्युटी है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। और लास्ट में आज हम जो टॉपिक करेंगे अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, इसको हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड सिंपल एग्जांपल्स हैं उनको आज हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है एन्युटीज, इसका क्या मीनिंग है वो हमें क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम देंगे, आपको एन्युटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं इसमें, देखें क्या है, सिंपल सी बात है। क्या कह रहे हैं देखें, एनी सीक्वेंस ऑफ, ध्यान दें, इक्वल पेमेंट्स, एनी सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट्स ऑफ ए फिक्स्ड सम ऑफ मनी made at equal intervals of time is called an annuity। मतलब पेमेंट जो होगी, आगे हम इसको जनरली ये भी कह देते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट एन्युटी जो है इज एन इंस्टॉलमेंट। एन्युटी इज एन इंस्टॉलमेंट, मतलब एन्युटी या जो पेमेंट या जो इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं वो इक्वल पेमेंट होनी चाहिए। मतलब ईच इंस्टॉलमेंट अगर मैं कह रहा हूं तो ईच इंस्टॉलमेंट 5,000 की होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं ये कह देता हूं आज मैंने 5,000 दे दिए, कल मैंने 7,000 दे दिए, अगली जो मेरी टर्म आएगी पेमेंट की उसमें मैं 10,000 मेरी मर्जी से देता रहूं, वो भी काम हो सकता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं एन्युटीज, एन्युटीज का मीनिंग क्या होगा कि जो हम बात करेंगे वो हम इक्वल पेमेंट की बात करेंगे और साथ में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करेंगे। यानी अगर हम ये कहते हैं कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हम हर एक 6 महीने के बाद कर रहे हैं, तो 6 महीने के बाद ही पेमेंट की बात करेंगे। ये नहीं कि कभी 3 महीने के बाद दे दिया, कभी 9 महीने के बाद दे दिया। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल पेमेंट, तो वो हमारी एन्युटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास टाइम है और ये पेमेंट कर रहा हूं मैं, पेमेंट, या इसको आप एन्युटी भी बोल सकते हो, इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हो। टाइम है मेरा मान लो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जो टाइम है वो है मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। और यहां जो मैं पेमेंट की बात करता हूं या एन्युटी की बात करता हूं या इंस्टॉलमेंट की बात करता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आफ्टर फर्स्ट ईयर मैं पेमेंट कर रहा हूं 5,000, आफ्टर सेकेंड ईयर मैं पे कर रहा हूं 6,000, आफ्टर थर्ड ईयर मैं पे कर रहा हूं 7,000 और आफ्टर फोर्थ ईयर मैं पे कर रहा हूं 4,000। तो क्या ये एन्युटी होगी? टाइम पीरियड तो सेम है, एक एक साल के बाद मैं कर रहा हूं,
लेकिन जो मेरी इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूं वो मेरी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये जो है ये मेरी एन्युटी नहीं कहलाएगी, ये मेरी एन्युटी नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि जो फर्स्ट ईयर है उसमें मैंने पे किए 4000, सेकंड जो ईयर है उसके एंड में मैंने पे किए 4000, तीसरे साल मेरे पास पैसा था ही नहीं, मैंने कुछ पे नहीं किया, और आफ्टर एंड ऑफ फोर्थ ईयर मैंने पे कर दिए मान लो 8000, तो क्या ये एन्युटी कहलाएगी? इसमें बीच में गैप आ गया ना, तो ये नहीं कि चलो पहले करने थे या बाद में कर दिए या पहले ज्यादा कर दिए, इक्वल पेमेंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो है ये भी मेरी एन्युटी नहीं कहलाएगी। हाँ, ये हो सकता था कि फर्स्ट ईयर में भी मैंने 4000 दिए, सेकंड ईयर में भी मैं 4000 दे रहा हूं, थर्ड ईयर में भी मैं 4000 दे रहा हूं, फोर्थ ईयर में भी मैं 4000 दे रहा हूं। ईच पेमेंट जो है मेरी वो सेम है, इक्वल पेमेंट है। और वही एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, जो इंटरवल का गैप है मेरा वो भी सेम है। तो इसका मतलब ये जो है ये मेरी क्या कहलाएगी? एन्युटी। तो सिंपल सा पार्ट है, एन्युटी जो है उसका मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। एन्युटी की जो हम बात करते हैं, एन्युटी की जो बात करते हैं वो क्या होती है? इक्वल पेमेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो एन्युटी कहलाती है। इसको हम इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं, कहते हैं। द साइज ऑफ ईच पेमेंट, द साइज ऑफ ईच पेमेंट ऑफ एन एन्युटी, साइज ऑफ ईच पेमेंट मतलब इंटरवल जो लेते हैं, एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, जो है वो क्या कहलाता है? पीरियोडिक पेमेंट ऑफ द एन्युटी। साइज ऑफ ईच पेमेंट ऑफ एन एन्युटी is called periodic payment of an annuity. The time between, the time between two successive payments, जो two successive payment है उनके बीच का जो टाइम है, 3 महीने है, 6 महीने है, of an annuity is called its payment period, या इसको हम क्या कह देते हैं? पेमेंट इंटरवल। ये जस्ट फॉर नॉलेज, मीनिंग पता होना चाहिए, डिफाइनिंग, क्योंकि हम जो चैप्टर करेंगे तो हमें पता हो कि हम क्या बातें कर रहे हैं। क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, और पूरा का पूरा एक कंप्लीट चैप्टर बस 5 to 6 फॉर्मूलेज बेस्ड होगा। क्वेश्चन देख के ही अगर आपने वीडियोस देखी तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग of the first payment period to the end of the last payment period, beginning और जो एंड होगा, टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द इंस्टॉलमेंट फर्स्ट पेमेंट और लास्ट पेमेंट का जो टाइम है वो हमारा क्या कहलाता है? टर्म। टर्म ऑफ एन एन्युटी, उस एन्युटी की कितनी टर्म है? 7 years है, 10 years है, 15 years है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्म ऑफ एन एन्युटी। द वन हु रिसीव्स, जो उस इंस्टॉलमेंट को रिसीव करता है, जिसको हम पेमेंट दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, वो क्या कहलाता है? एन्यूटेंट। उसको हम क्या कहते हैं? एन्यूटेंट। ये हमारी टाइप्स ऑफ इंस्टॉलमेंट या एन्यूटी से रिलेटेड देखते ही पता चल जाएगा कि हम इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। क्या करें? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जब देने की बात आती है तो हम क्या कहते हैं? ईयरली हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, तो वो एन्यूटी की टाइप है। रेगुलर एंड इक्वल डिपॉजिट, मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं। रेगुलर एंड इक्वल डिपॉजिट इनटू सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में हम कभी कम कम ज्यादा कर देते ना, वो नहीं है, लेकिन फिक्स कर दिया कि भैया हर महीने में 5000 रुपए जमा करा रहा हूं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एन्युटी वाला पार्ट। पेमेंट फ्रॉम ट्रस्ट फंड टू ए बेनिफिशियरी, एक्स्ट्रा और द एग्जांपल्स ऑफ एन्युटीज। क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि क्या है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो हमें पता भी हो कि एन्युटी में हम क्या कहना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारा पार्ट है। तो टाइप्स ऑफ एन्युटीज, एन्युटीज की जो टाइप्स हैं, सिंपल टाइप्स हैं, बस पता होना चाहिए कि उनमें क्या कहा गया, और एक रीडिंग में ही पता चल जाता है कि उसमें क्या कहना चाहता है, ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं होती। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एन्युटीज विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट इंटरवल, कि कब पेमेंट कर रहे हैं उसके बेस पे हम एन्युटीज को
क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो पहले हम बात कर रहे हैं क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। जो टर्म्स हैं उनके बेसिस पे हम एन्युटीज को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारे पास एन्युटी सर्टेन। नाम से ही पता चल जाता है सर्टेन। एन एन्युटी पेबल फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम। जो फिक्स नंबर ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हो, कि मैंने कह दिया कि भी मैं अपने अकाउंट में एफडी जैसे वर्ड आ जाती है कि 3000 रुपीज पर मंथ करूंगा, 5 ईयर्स के लिए करूंगा, तो फिक्स टाइम पीरियड आ गया। तो वो जो एन्युटी हो गई वो किस टाइप की होगी, एन्युटी सर्टेन फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम्स। तो ये क्या कहलाती है, एन्युटी सर्टेन। दिस टाइप ऑफ एन्युटी बिगिंस एंड एंड ऑन ए सर्टेन फिक्स डेट। सर्टेन फिक्स डेट पे स्टार्ट की, सर्टेन फिक्स डेट पे एंड की, तो वो हमारी एन्युटी जो बनती है वो क्या कहलाती है, एन्युटी सर्टेन। पेमेंट मेड इनटू सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में जो पेमेंट करते हैं ओवर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, ध्यान देना, पेमेंट मेड इनटू ए सेविंग अकाउंट ओवर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। जनरली वैसे सेविंग अकाउंट वाला जो पार्ट होता है उसमें किसी महीने कुछ करा दिया, किसी महीने कुछ करवा दिया, वो वाली बात एन्युटी नहीं कहलाएगी। फिक्स है, एवरी मंथ मैं फिक्स अमाउंट जमा करा रहा हूं और मैंने टाइम भी फिक्स कर दिया। अगर जैसे एफडी वगैरह की बात होती है तो उस पॉइंट से हम उसको कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट फॉर ए गिवन पीस ऑफ प्रॉपर्टी और सम अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। कोई भी हमने प्रॉपर्टी परचेज की, कार परचेज की, हमने कोई लैंड परचेज कर रहे हैं, घर परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोन लेते हैं। और जब लोन लेते हैं तो हम पहले कह देते हैं कि भैया मैं पेमेंट 10 साल में करूंगा, 15 साल में करूंगा, और उसमें जो बात आती है वो इंस्टॉलमेंट फिक्स हो जाती है कि एवरी मंथ मैं 5000 दे रहा हूं। तो मैं जब एवरी मंथ 5000 रुपीज देने की बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं 15 साल का मैंने लोन लिया है, तो वो फिक्स हो गया 15 साल का और फिक्स अमाउंट है, तो वो मेरा एन्युटी सर्टेन हो गया। वो बात अलग है कि जैसे आजकल ये कह दिया जाता है कि भी आप प्री पेमेंट भी आप कर सकते हो, तो प्री पेमेंट वाला जो पार्ट होगा वो हमारा इस एन्युटी वाला पार्ट नहीं होगा। जो हम पीरियड सेम की बात करेंगे, सेम इक्वल अमाउंट, इक्वल पेमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो वाला जो पार्ट है वो हमारा एन्युटी का कॉन्सेप्ट होता है। आर द एग्जाम्पल ऑफ एन्युटी सर्टेन। लोन ले लिया, फिक्स एफडी करा रहे हैं, मंथली करा रहे हैं, तो वो हमारा एन्युटी सर्टेन हो जाता है फिक्स नंबर ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। स्टार्टिंग डेट भी फिक्स कर दी, लास्ट डेट भी फिक्स कर दी, तो वो एन्युटी सर्टेन कहलाता है। नेक्स्ट है एन्युटी कंटीजेंट। एन्युटी कंटीजेंट में क्या कहते हैं, एन एन्युटी इन विच द पेमेंट्स आर मेड टिल द हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक इवेंट। मतलब हम पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले ही हमारे माइंड में है कि भैया कोई एक स्पेसिफिक इवेंट है, वो हैपन होगी तब तक मैं पैसा जमा करूंगा और उस दिन मुझे जब चाहिए होगा। पहले डेट फिक्स नहीं है, लेकिन मैंने कह दिया कि भैया ये स्पेसिफिक वर्क, जैसे कोई ये कह दे कि मेरी लड़की की मैरिज जब मैं करूंगा तब तक मैं हर महीने 2000 रुपए जमा कर रहा हूँ, लेकिन भैया जिस दिन मैरिज की डेट फिक्स हो जाएगी उस दिन मैं सारा पैसा निकाल लूंगा। लेकिन आज के दिन तो फिक्स नहीं है ना कि डेट कब मैरिज होगी, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, लेकिन प्लानिंग करते हैं सेविंग की, तो एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए हम पैसा अगर जमा कर रहे हैं, पहले वाले में था फिक्स डेट थी, लेकिन अब कह रहे फिक्स डेट की बात नहीं कर रहे, कोई एक स्पेसिफिक इवेंट तक हम पैसा जमा करने की बात कर रहे हैं, तो वो वाली जो एन्युटी है वो एन्युटी क्या कहलाती है, एन्युटी कंटिजेंट। जैसे मैरिज ऑफ ए गर्ल, लड़की की मैरिज के लिए सोच रहे हैं, ए पर्सन अटेनिंग ए स्पेसिफिक एज और द डेथ ऑफ ए पर्सन। एक स्पेसिफिक एज कह दिया या आदमी ने कह दिया कि जब तक मेरी डेथ नहीं होती तब तक मैं जमा कर रहा हूं, उसके बाद जो मेरा पैसा होगा वो मेरे बच्चों को दे दो। तो डेथ का भी कोई फिक्स नहीं होता। तो इस टाइप की जो एन्युटी है वो क्या कहलाती है, एन्युटी कंटिजेंट। और उसके बाद है परपेचुअल एन्युटी या परपेचुइटी। इसमें हम क्या कहते हैं, एन एन्युटी इन विच द पेमेंट कंटिन्यू फॉर एवर। जो पेमेंट है वो हमेशा चलती रहे, उस टाइप की जो एन्युटी होगी वो क्या कहलाएगी, परपेचुअल एन्युटी और परपेचुइटी। तो ये तो हमारे थे बेसिस ऑन टर्म्स। लेकिन अगर हम टाइम इंटरवल के हिसाब से बात करें, पेमेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करते हैं, एन्युटीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट इंटरवल एंड टाइम ऑफ पेमेंट के बेस पे करते हैं। तो इसमें भी हम जनरली 3 टाइप्स की कहते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारी एन्युटी इमीडिएट, ऑर्डिनरी एन्युटी, या इसको हम कई बार एन्युटी रेगुलर वाला जो पार्ट होता है वो भी कहते हैं।
सेकंड है एन्युटी ड्यू एंड थर्ड इज डेफर्ड एन्युटी। तो इनमें से जो ये हमारी एन्युटी इमीडिएट या ऑर्डिनरी एन्युटी की जो बात हम कर रहे हैं, हम आज के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, और जो सेकंड और थर्ड टाइप है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में काम कर लें और बिल्कुल क्लियर हो जाए। 6 to 7 लेक्चर्स या 8 लेक्चर्स में हमारा ये जो टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और इजीली इस टाइप के आप सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। और उसी बात पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक आप कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को आपने शेयर करना है। पूरा देखने के बाद कर देना चाहिए शेयर, और उन्हें भी मोटिवेट करना कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखें, हम जो ऑर्डिनरी एन्युटी है इसमें हम क्या कहते हैं, और हम बात कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड की, किस टाइम हम पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट है हमारी वो है एन्युटी इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, एन एन्युटी इन विच द पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। अगर हम जो पेमेंट करने की बात कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे करने की बात कर रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड की बात कर रहे हैं। यानी अगर मैं टाइम पीरियड फिक्स कर दिया 1 ईयर, तो मैं 1 साल का जब एंड होगा, मैंने आज से काम स्टार्ट किया, मैंने लोन ले लिया, तो लोन लेते ही मैं क्या करता हूँ, ये तो कहता नहीं भैया लोन लिया है 10 लाख रुपए, पहली इंस्टॉलमेंट तो आज ही ले ले। हम क्या कहते हैं कि भाई मैं मंथली इंस्टॉलमेंट अगर दूंगा तो पहला जो महीना खत्म हो जाएगा तो उस दिन पहली इंस्टॉलमेंट ले लेना, फिर दूसरा महीना खत्म होगा तो दूसरी इंस्टॉलमेंट ले लेना। एट द एंड, भाई महीना फिक्स किया तो महीने के एंड में ले लेना, ये नहीं कि पहले ही आज ही दे दूं। पहले भी दे सकता हूँ, उस टाइप की जो एन्युटी है वो हमारी आगे एन्युटी ड्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली केसेस में यही होता है कि भाई एट द एंड वाला पार्ट, तो वो हमारी एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी वाला जो पार्ट है वो है। और आगे हम ये भी कहते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो उस वाले क्वेश्चन को भी हम ऑर्डिनरी एन्युटी वाले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो इसमें जनरली क्या करें, एन्युटी इज पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड इज कॉल्ड एन एन्युटी इमीडिएट, या इसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी रेगुलर वो भी वर्ड यूज कर देते हैं, तो वो ये कहलाती है। इसका मतलब क्या है, इन दिस टाइप ऑफ एन्युटी जो फर्स्ट पेमेंट करेंगे हम, फर्स्ट पेमेंट फॉल्स ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल वर्ड इसे यूज करें क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट ईयरली देने की कह रहे हैं, या हाफ ईयरली कह रहे हैं, या क्वार्टरली कह रहे हैं। तो फर्स्ट इंटरवल मतलब अगर मैंने ईयरली का तो पहले साल के एंड पे पहली इंस्टॉलमेंट दूंगा, फिर सेकंड पेमेंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर या सेकंड इंटरवल एंड सो ऑन, थर्ड पेमेंट थर्ड ईयर। अगर हाफ ईयरली कहता हूं तो पहली जो पेमेंट है वो एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स करूंगा, दूसरी जो पेमेंट है वो मैं एट द एंड ऑफ 6 + 6 यानी 12 मंथ्स यानी 1 ईयर के बाद करूंगा। तो वो उसके अकॉर्डिंग की जो इंटरवल फिक्स है हमारा, कितना फिक्स है, उसके एंड में मैं करने की बात करता हूं, तो वो मेरी क्या कहलाती है, ऑर्डिनरी एन्युटी। और जैसे आपको पता है रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग और कार लोन, हाउस लोन लिया आपने या कार लोन लिया तो उसको हम इन इक्वल इंस्टॉलमेंट आर द एग्जांपल्स ऑफ एन्युटी इमीडिएट। भाई हमने कार लोन आज लिया है, मान लो 10 लाख रुपए ले लिया, तो मैं जब इंस्टॉलमेंट दूंगा, मान लो मैंने आज 10 लाख रुपए लिए हैं, 10 लाख रुपए ले लिए, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं मंथली अगर कर रहा हूं तो ये तो कह नहीं रहा कि आज 5,000 रुपए ले लो भैया, 5,000 रुपए ईच इंस्टॉलमेंट। अगर मान लो 5,000 थोड़ा सा कम लगेगा, 10 लाख की बात कर रहे हैं तो मान लो 50,000 रुपए। अब 50,000 रुपए पहली इंस्टॉलमेंट दूंगा मैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी क्या दूंगा, 50,000 रुपए। इसी तरीके से अगर 20th की बात करता हूं, 20th इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपए, ध्यान देने की बात है इसलिए लिख रहा हूं मैं ये, 50,000 रुपए, 50,000 50,000 50,000 अगर मैंने 20 इंस्टॉलमेंट में दिए, 10 लाख की कार है आज, 10 लाख की कार है, 50,000 50,000 50,000 करके 20 इंस्टॉलमेंट में मैं देता हूं, तो दे दिया ना मैंने 10 लाख रुपए। क्या ऐसे ही दिए जाएंगे? ऐसे दिए जाएंगे तो उसको नुकसान होगा ना, जो आज 10 लाख रुपए मिलने चाहिए थे वो उसको 20 इंस्टॉलमेंट, वो मंथली है या क्वार्टरली है, उसके बाद मिलेंगे। तो इसका मतलब ये मैंने वैसे एग्जांपल लिया है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 10 लाख रुपए लिए हैं
और 20 इंस्टॉलमेंट में मैं दे रहा हूं तो 50-50 हजार नहीं दूंगा, क्योंकि उस 10 लाख की जो 20वीं इंस्टॉलमेंट तक मेरी इंटरेस्ट बनेगा वो भी तो मुझे देना पड़ेगा। वो हो सकता है कि 51 या 52,000 52,000 52,000 हो जाए। इंस्टॉलमेंट कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि उसमें मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कह रहा हूं। भाई 10 लाख रुपए हैं और उस पर कह दिया जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पर एनम फॉर द टाइम पीरियड जितना भी है, उसके बाद यहां से ये जो 20 इंस्टॉलमेंट के बाद कितना होता है वो मुझे पे करना होगा। और मान लो 10 लाख रुपए हैं, 20 इंस्टॉलमेंट के बाद 12 लाख रुपए हो जाता है। 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हैं, 20वीं जो इंस्टॉलमेंट देनी है तो 12 लाख हो जाता है। तो 12 लाख हो जाता है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि भी मैं 60,000 60,000 60,000 60,000 दूंगा। अगर 10 लाख रुपए 12 लाख बनते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो ये भी नहीं कि हर इंस्टॉलमेंट में 60-60 हजार रुपए की दूंगा, क्योंकि भैया मैंने जो 10 लाख रुपए थे ये मेरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का कैलकुलेशन है। लेकिन जब मैंने 60,000 रुपए पहले दे दिए तो अगली जो इस 60,000 पे भी तो उसको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो गया। तो मेरे को यहां जो पार्ट है, ये जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 60,000 की नहीं बनेगी। भैया अगर 10 लाख 12 लाख होते हैं तो 60 लाख। भैया ये जो पैसे मैं दे रहा हूं, जो मैं पैसे देता जा रहा हूं उस पर भी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि ईच इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। ये नहीं कि रफ कैलकुलेशन कर दी। उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होगा, बता रहे हैं तो लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बिल्कुल इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। बस ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये नहीं है कि भी इक्वल में डिवाइड कर दिया, इंटरेस्ट का खेल चलेगा और वो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा हमारे पास और डायरेक्ट फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यानी ये 10 लाख रुपए आज ले रहे हैं तो ये नहीं है कि 50-50 हजार देंगे, क्योंकि उसको तो लॉस हो जाएगा। अगर वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कहता है उससे अगर 12 लाख बनता है टोटल, तो 60-60 हजार भी नहीं, कुछ कम देंगे। क्योंकि अगर मान लो मैंने यहाँ आज 58,000 रुपए दिए हैं तो 58,000 का भी तो 19 जो इंस्टॉलमेंट तक का जो पार्ट है, टाइम पीरियड है, उस 59,000 या 58,000 पे भी तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, वो पैसा बढ़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो वही वाली बात है, ये जो अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए भी फॉर्मूला भी देखेंगे। अमाउंट ऑफ एन एन्युटी का मतलब है द टोटल अमाउंट विच विल बी ड्यू एट द कंक्लूजन ऑफ द एन्युटी इज कॉल्ड अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो अमाउंट कह लो या फ्यूचर वैल्यू, और एक प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो स्टार्टिंग में, एट द स्टार्टिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ इवेंट, जो भी हम बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है, और उस पर इंटरेस्ट वगैरह लग के लास्ट तक जो वैल्यू बन जाती है वो हमारी अमाउंट कहलाती है। जैसे अभी हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, लोन लिया है हमने, मान लो 10 लाख रुपए लोन लिया है, तो आज 10 लाख रुपए लोन लिया तो इसका मतलब 10 लाख रुपए मेरी प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन उस पर अगर मैं 20 इंस्टॉलमेंट के बाद या 25 इंस्टॉलमेंट के बाद देने की बात कर रहा हूँ तो लास्ट तक मैं टोटल जो दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में 10 लाख था लेकिन वो इंटरेस्ट देते देते लास्ट में कितना बन गया, 12 लाख या 13 लाख, वो मेरी क्या कहलाती है, अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू हम इसको कह सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, द टोटल अमाउंट which will be due to the conclusion of an annuity is called the amount or future value of the annuity। जैसे मान लो अभी मैं बात कर रहा था, अगर मान लो मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने 50,000 दी, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट भी मैंने 50,000 पे की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड सो ऑन, फिर मैंने 50,000 दिया 20th इंस्टॉलमेंट, तो मैंने टोटल कितना दिया, देखने में क्या लगता है 50,000 50,000 50,000 देख रहा हूं तो देखने में मुझे लगता है कि टोटल मैंने कितना दिया है, टोटल 10 लाख रुपए। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि अमाउंट 10 लाख रुपए होगी, वो गड़बड़ हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, अमाउंट विच विल बी ड्यू टू द कंक्लूजन ऑफ द एन्युटी इज कॉल्ड अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू। भैया मैंने जो आज ये 50,000 रुपए दिए हैं, फ्यूचर वैल्यू कब काउंट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट करके यहां जब हम पहुंचे यहां, तो ये जो 50,000 है इसके बाद जो 19 इंस्टॉलमेंट है, चाहे वो मंथली है क्वार्टरली है, इस 50,000 का भी कुछ न कुछ इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड होती जाएगी, चाहे वो 2,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 5,000 हो। इसी तरीके से ये जो है
इसके लिए n अगर इंस्टॉलमेंट होती 20 है तो इसके लिए 19 टाइम का जो है वो इंटरेस्ट ऐड होगा। दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है उसके लिए, इसके लिए n-1, अगर n इंस्टॉलमेंट है तो इसके लिए जो इंटरेस्ट है ये n-1 पीरियड पहले दे दिया मैंने, तो n-1 पीरियड का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो वाला पार्ट ऐड होगा। इसके लिए n-2 पीरियड का 18 पीरियड तक का जो है एंड सो ऑन, तो वो मुझे इंटरेस्ट वाला भी पार्ट कैलकुलेट करके यहां जो रिजल्ट आएगा वो 10 लाख नहीं आएगा, 11 लाख 11.5 लाख क्या आएगा। तो वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मेरी क्या कहलाती है, अमाउंट, या उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू। तो उसी वही बात कर रहे हैं, वो हम कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, हम आपको फॉर्मूला ड्राइव करके भी दिखाएंगे, लेकिन आप फॉर्मूला याद रख लेंगे वही सफिशिएंट है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दस द अमाउंट ड्यू ऑफ एन एन्युटी इज द सम ऑफ ऑल पेमेंट मेड, सम 50,000 50,000 50,000 जितनी भी पेमेंट कर रहे हैं उनका सम, एंड द इंटरेस्ट अर्न्ड बाई on them and the interest earned on them at the end of the term of an annuity। मतलब ये जो 50,000 50,000 50,000 देके 10 लाख हुआ, ये तो है ही है। इस 50,000 पे जो लास्ट तक के लिए मुझे इंटरेस्ट अर्न होगा वो इंटरेस्ट भी, इसके लिए 18 इंस्टॉलमेंट या n-2 इंस्टॉलमेंट के लिए जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो मुझे टोटल कैलकुलेट करना होगा, और वो मेरी क्या कहलाएगी, अमाउंट। वी शैल नाउ ड्राइव द फॉर्मूला, हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। अमाउंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट आर बी द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। जनरली पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से लिखते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम स्मॉल आर से लिखते हैं। तो जो एन्युटी या जो इंस्टॉलमेंट होगी, ईच इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपीज पर मंथ दे रहा हूँ, हाफ ईयरली दे रहा हूँ, तो वो जो इंस्टॉलमेंट है, एन्युटी है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल आर से, और एन टाइम पीरियड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल आर, और जो r% पर पीरियड, और स्मॉल आई है उसको जनरली हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कर चुके हैं, उसमें हम i इज इक्वल टू क्या कहते हैं, r/100। तो यहां अब हम कैलकुलेट करेंगे, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखेंगे, लेकिन कैसे आया वो इस एक बार देखना जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी मैंने वैसे रफ एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताया था, लेकिन अभी हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं और देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला आता है वो कैसे आता है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, क्वेश्चंस इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, व्हेन एन्युटी इज एन एन्युटी इमीडिएट, अमाउंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, अमाउंट टोटल अमाउंट जो होगी कब, व्हेन एन्युटी इज, एन्युटी इमीडिएट वाला जो क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ ईच टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो वाली बात है। तो क्या करें, इन दिस केस हमें पता है कि अगर जो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने फर्स्ट, टोटल n है, टोटल टाइम पीरियड n इयर्स है, तो पहली इंस्टॉलमेंट मैंने एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या फर्स्ट टर्म जो थी वो पे की, तो फर्स्ट टर्म पे की, तो उसका जो मुझे इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट कितने पीरियड के लिए मिलेगा, n-1 पीरियड के लिए। तो इन दिस केस द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल अर्न इंटरेस्ट ऑन n-1 पीरियड। भाई मैंने जब एन्युटी दी, या पहले मैंने यहाँ पे की अमाउंट, ये जो एन्युटी है, इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट दी, पहली इंस्टॉलमेंट दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट दी, तीसरी इंस्टॉलमेंट दी, एंड सो ऑन, ये मैंने nth इंस्टॉलमेंट दी। तो जो मैंने यहाँ पहली इंस्टॉलमेंट दी है, जो ये मैंने पहली इंस्टॉलमेंट दी है, इस पहली इंस्टॉलमेंट पे जो मेरा टाइम पीरियड है, यहां से स्टार्ट था n ईयर्स था, लेकिन मैंने एट द एंड ऑफ 1 ईयर दिया है, तो वो जो पहली इंस्टॉलमेंट मैंने दी है उस इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट होगा वो कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, n-1 के लिए। दूसरी जो है उसके लिए इंस्टॉलमेंट के लिए, क्या जो इंटरेस्ट के लिए टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, n-2 ईयर्स। तो ये करें, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल अर्न इंटरेस्ट फॉर n-1 पीरियड, सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट विल अर्न इंटरेस्ट ऑन n-2 पीरियड्स, थर्ड जो इंस्टॉलमेंट है वो अर्न करेगी इंटरेस्ट ऑन n-3 पीरियड्स, एंड सो ऑन। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, जो यहां हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट दी, 50,000 रुपए दे दिए, काम खत्म हो गया, तो उस पर तो आगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही नहीं, तो उस पर हमें कोई इंटरेस्ट, लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट है उस पर हमें कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं होगा। तो देयरफॉर अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला, ये आपको एक फॉर्मूला पता है जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक किया था,
तो उसमें हम फॉर्मूला करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला था? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम। तो यहां हमारे पास प्रिंसिपल का मतलब जो पैसे लिए हैं या जैसे भी है, तो वो लिए वाले प्रिंसिपल वाली वैल्यू क्या आ गई? आर, पी की वैल्यू आर, इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट हमने दी है, पहली जो इंस्टॉलमेंट हमने दी है उसका टाइम पीरियड कितना है? n-1 ईयर। तो यहां मेरे पास क्या आ गया? n-1 ईयर। फिर दूसरी जो इंस्टॉलमेंट दी है मैंने आर रुपीज की दी है, कितने टाइम के लिए दी है? n-2 ईयर्स के लिए, एंड सो ऑन। ये सेकंड लास्ट है और ये लास्ट है। यहां क्या आ गया? सेकंड लास्ट जो होगी, ये जो सेकंड लास्ट होगी, इसके लिए मेरा टाइम पीरियड कितना होगा? 1 ईयर का। तो आर इंटू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इज टू द पावर 1। और लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट चाहते तो केवल सिर्फ आर भी लिख सकते थे, या क्या लिख दिया? आर इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 0। रेज टू द पावर 0 का मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो ये ना भी लिखो या लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हमने लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट दी है वो आर ही आ जाएगी। और अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला है आर अपॉन 100 जो है, इसको हम क्या लिखते हैं? आई। और सब में से आप देख रहे हो आर जो है वो सब में से कॉमन आ जाएगा। आर को कॉमन लेंगे तो ये क्या रह गया? 1 प्लस आई रेज टू द पावर n-1। ये क्या रह जाएगा? 1 प्लस आई रेज टू द पावर n-2। इसमें से आर कॉमन आ जाता तो 1 प्लस आई, और इसमें से आर कॉमन आ जाता तो 1। इसको स्टार्टिंग से लिख दो। ये जो वैल्यू है पहले 1 लिख दें, फिर ये 1 प्लस आई, फिर 1 प्लस आई स्क्वायर एंड सो ऑन 1 प्लस आई रेज टू द पावर n-1। तो ये मैंने स्टार्टिंग लास्ट वाले को पहले लिख दिया, सेकंड लास्ट को बाद में लिख दिया। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, एपीजीपी सीक्वेंस एंड सीरीज में जो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जीपी पढ़ते हैं, उसमें हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ए प्लस ए आर, ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए आर रेज टू द पावर n-1 हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर रेज टू द पावर n-1 अपॉन r-1। तो उसके अकॉर्डिंग ये आर का काम करेगा, जो यहां मैं आर कह रहा हूं ये आर का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा? आर तो बार था ए की वैल्यू 1 इंटू क्या होता है? आर रेज टू द पावर n, यानी 1 प्लस आई रेज टू द पावर n-1 अपॉन आर का मतलब 1 प्लस आई -1, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाता है अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू आर जो इंस्टॉलमेंट है इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n-1 अपॉन आई। आर ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी, एस अमाउंट होगी, ये जो स्मॉल आई है, स्मॉल आई का मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी, आर जो रेट स्मॉल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो वो आई हो जाएगा। एन हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो उसको पुट कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें इससे रिलेटेड जो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, नेक्स्ट लेक्चर में हम और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। आज हम केवल एक एग्जांपल कर रहे हैं ताकि लेक्चर ज्यादा लेंथी ना हो जाए, पहले ही ज्यादा लेंथी हो जाए, लेकिन एक बार एक एग्जांपल देख लेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि यस टॉपिक बिल्कुल इजी है, बस लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए। तो देखें क्या कह रहे हैं इसमें, फाइंड द अमाउंट, मेंशन नहीं कर दिया, अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब जो आज ही फॉर्मूला किया है यही करना है, या कई बार कहते हैं इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट या एट द एंड ऑफ ईच टाइम पीरियड जो है। और हम एन्युटी ऑफ रुपीज 5,500 एन्युटी, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट जैसे कहते हैं एन्युटी, इसका मतलब कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है, पेबल एट द एंड ऑफ, एट द एंड भी वर्ड यूज कर दिया, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इससे भी हमें पता चल गया कि ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है। वैसे तो यहाँ भी मेंशन कर दिया ऑर्डिनरी एन्युटी और यहाँ भी मेंशन कर दिया एट द एंड ऑफ ईच ईयर, दोनों से पता चल रहा है। तो फॉर 7 ईयर्स यानी इसका मतलब एन की वैल्यू क्या है? 7, और रेट 7% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। तो ये स्मॉल आर की वैल्यू है 7%, तो आई निकाल सकते हो स्मॉल आर अपॉन 100। फॉर्मूला पता ही है अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। तो वी नो दैट द अमाउंट एस ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी of rupees r per period for n period and rate of I per period is given by s is equal to क्या होता है? r into
1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई फॉर्मूला है। पुट कर दो, क्या होगा, आर, कैपिटल आर जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या गिवन है, ₹500, टेबल एट द एंड ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट जो भी है, तो वो क्या हो जाएगी मेरे पास, ₹500, कैपिटल आर की वैल्यू 500, एन नंबर ऑफ पीरियड वो 7 गिवन है, आई की वैल्यू क्या होती है, आर स्मॉल आर रेट अपॉन 100, या आई का जो जनरल मीनिंग होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 पीरियड। ये लिखो भी नहीं, सीधा जो आई है उसको आप 7% जो है उसको क्या कर सकते हो, 7 अपॉन 100, और 7 अपॉन 100 का मतलब 0.07 फॉर्मूले में पुट कर दो। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, आर, आर की वैल्यू 500 इंटू 1 प्लस आई, आई की वैल्यू 0.07 रेज टू द पावर n यानी 7 माइनस 1 अपॉन 0.7। अब जो ये 0.07 है, 0.07 है, 0.07 या इसका मैं डेसिमल हटाना चाहूँ तो डेसिमल हटाने के लिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 07 अपॉन 100 होगा, लेकिन अपॉन का जो 100 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500 इंटू 100 हो जाएगा, 500 इंटू 100 यानी 50,000, तो ये मेरा 50,000 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है 7 इंटू 1 प्लस 0.07 यानी 1.07, 1.07 रेज टू द पावर 7 माइनस 1। बस अगर अब मैं 1.07 रेज टू द पावर 7 जो है 1.07 रेज टू द पावर 7 की वैल्यू सॉल्व कर लूं और वो यहां पुट कर दूं और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, अमाउंट आ जाएगी, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ जो 1.07 रेज टू द पावर 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये तो है नहीं कि 1.07 इंटू 1.07 इंटू 1.07 7 टाइम मल्टीप्लाई, इसको हम किसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल की हेल्प से। तो वैसे तो कंप्लीट वीडियो है उसको आप देख सकते हो लॉगरिथम का, लेकिन इस क्वेश्चन में जितना लॉग यूज हो रहा है उसको आपको डिटेल में बताया जाएगा, डोंट वरी। तो पहले हम 1.07 रेज टू द पावर 7 जो है 1.07 रेज टू द पावर 7 को हमने x कह दिया, और अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ लॉग बोथ साइड लेंगे तो ये तो लॉग x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1.07 रेज टू द पावर 7, और हमें फॉर्मूला पता है कि लॉग m रेज टू द पावर n अगर हो तो ये जो पावर है n ये आउटसाइड आ जाती है, मतलब n log m हो जाता है। तो इसी वे में जो ये पावर आप देख रहे हो, ये जो पावर आप देख रहे हो 7, ये जो पावर आप 7 देख रहे हो ये पावर आउटसाइड आ जाएगी, यानी 7 log 1.07 हो जाएगा, log x इज इक्वल टू 7 log 1.07। अब हमें ये जो log ऑफ 1.07 है, log ऑफ 1.07 की वैल्यू देखनी है, वही आएगी, लेकिन हमें लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए, log ऑफ 1.07, और जो log ऑफ 1.07 है, log ऑफ 1.07, log ऑफ 1.07 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करते हैं, 10 की वैल्यू 7 पे देखते हैं। जो लॉग टेबल आपको गिवन होती है, जो लॉग टेबल गिवन होती है उसमें आप जो वैल्यू देखते हो, जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या होता है 10 11 12 13 एंड सो ऑन। तो जब लॉग टेबल देखते हैं तो डेसिमल को भूल जाते हैं, 10, 10 का मतलब ये 10 हो गया, और फिर 7, ये 7 हो गया। तो 7 वाली लाइन और 10 वाली लाइन कहां कट करती है, 0.94, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है 0.94। जैसे ही लॉग टेबल देखते हैं, जैसे ही लॉग टेबल देखते हैं यहां हम डेसिमल लगा देते हैं, जैसे ही लॉग टेबल देखते हैं यहां हम डेसिमल का साइन यूज कर देते हैं, और डेसिमल का साइन यूज करने के बाद यहां भी कुछ ना कुछ आता है, इस वाले पार्ट को हम मेंटिसा कहते हैं, और यहां जो लिखा जाता है उसको हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं। और इसके लिए क्या कहा जाता है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, पॉइंट से पहले यहां 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0, तो मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0.0294, यानी log ऑफ 1.07 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0294, और ये हम पुट कर सकते हैं। log ऑफ 1.07 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0294, और इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू दिस को सॉल्व करते हो तो 0.2058 आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू किसकी है,
log x की, ये वैल्यू किसकी है, log x की, लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की। तो हम क्या कहेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग बोथ साइड लेंगे तो ये तो x रह जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.2058, और जो 2058 है हम अब इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। एंटी लॉग ऑफ 0.2058 फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एंटी लॉग में हम क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद वाला पार्ट देखते हैं, लॉग टेबल में स्टार्टिंग से 4 डिजिट देखते हैं, एंटी लॉग की जब बात आती है तो पॉइंट से आगे आप देखते हो 2058। लॉग टेबल में आपने देखा था 10 से स्टार्ट था, 10 11 12, लेकिन जो एंटी लॉग टेबल होती है, ये मेरी एंटी लॉग टेबल है, ये किससे स्टार्ट है, 0.00, 0.01, 0.02 एंड सो ऑन। तो हम क्या देखेंगे, 0.20 और 5, 0.20 यहां है मेरा, ये 0.20 है, और ये मेरी 0 1 2 3 4 5 वाला पार्ट है, तो ये 5 वाली लाइन और ये जो 20 वाली लाइन है वो कहां कट कर रही है, 1603 पे। तो यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 1603, और फिर यहाँ 8 और है, 8 वाले के लिए आगे आप देखते हो मीन डिफरेंसेस वाला जो कॉलम दिए हुए हैं, 8 के लिए 8 वाला पार्ट है, 8 के लिए ये वाली लाइन, और ये जो 20 वाली लाइन चली आ रही थी, 20 वाली लाइन, दोनों कहां कट कर रहे हैं, 3 पे, तो हम इसमें 3 ऐड कर देते हैं, तो 1606 हो जाता है। और जैसे ये वैल्यू हम देखते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं, 1606। ध्यान दें, जब हम लॉग टेबल देखते हैं तो हम यहाँ सीधा डेसिमल लगाने की बात करते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ डेसिमल नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हम यहाँ एंटी लॉग टेबल देख रहे हैं। इसमें हम क्या कहते हैं कि हम ये देखते हैं कि डेसिमल से पहले नंबर क्या है। लॉग टेबल में हम डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखते थे, यहां हम देखेंगे डेसिमल से पहले नंबर क्या है। डेसिमल से पहले नंबर क्या है, 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, 1, तो 1 डिजिट के बाद, यानी 1 डिजिट के बाद हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो 1.606 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ 1 होता, अगर यहाँ 1 होता तो 0.2058 की वैल्यू तो मैं यही देखता, लेकिन डेसिमल से पहले मेरे पास अगर 1 होता तो 1 + 1 यानी 2, 2 का मतलब मैं 2 डिजिट्स के बाद यानी 16.06 होता मेरा, लेकिन यहाँ मेरे पास 1 नहीं है, 0 है, तो इसका जो मेरे पास वैल्यू आएगी एंटी लॉग ऑफ 0.2058 की जो वैल्यू आएगी वो 1.606 आएगी, और ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पुट कर देंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.2058 क्या है, 1.606, और जो हमारी ये इक्वेशन 1 थी, ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी, s इक्वल टू 50,000 अपॉन 7 इंटू 1.07 रेज टू द पावर 7 माइनस 1, तो इसमें जो 1.07 रेज टू द पावर 7 है, इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1.606, जो अभी हमने फाइंड आउट कर, क्योंकि ये x है, लेकिन x का मतलब हमने x क्या सपोज किया था, 1.07 रेज टू द पावर 7, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, 1.606। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया, s अमाउंट इज इक्वल टू 50,000 अपॉन 7 इंटू यहाँ क्या था मेरे पास 1.07 रेज टू द पावर 7, और उसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 1.606 माइनस 1, तो 50,000 अपॉन 7 एज इट इज, 1.606 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.606 हो जाएगा, और डेसिमल हटाने के लिए ये डेसिमल हटाएंगे, 3 डिजिट थी तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करें 7 से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा 4328.57। तो जो अमाउंट होगी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द गिवन एन्युटी इज ₹4328.57। ध्यान दें, ईच इंस्टॉलमेंट हमारी 500 की थी, 500 टोटल 7 इंस्टॉलमेंट थी, 7, तो देखने में क्या लगा है 500 करके हमने क्या लगता है कि 3500 दिए, लेकिन अगर एक्चुअल बात करो वो जो अमाउंट बनी है वो 3500 नहीं हुई, क्योंकि पहली जो इंस्टॉलमेंट है उस पर मैंने इंटरेस्ट दिया, दूसरी इंस्टॉलमेंट दी थी पहले दे दिया ना मैंने पैसे, तो उसका मतलब उससे कुछ इंटरेस्ट अर्निंग होती, तो टोटल अमाउंट वो जो है वो 3500 नहीं है, वो मेरी कितनी है 4328 रुपीज एंड 57 पैसे। तो ये तो था एनुअली वाला क्वेश्चन, लेकिन अगर इसी में हमें हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली कह देता, तो जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में काम किया है बस वही वाला स्टेप और करना पड़ता। इन द अबव एग्जांपल अगर इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली है, अगर हाफ ईयरली है तो हमने जो इंस्टॉलमेंट पे की थी 500 रुपीज एक साल में, 1 ईयर में पे की थी, अब अगर हर 6 महीने में पे करने की कहता हूं तो 500 रुपए तो नहीं करेंगे, तो पहले 6 महीने 250 पे करेंगे, अगले 6 महीने 250 पे करेंगे,
ताकि एक साल में हम 500 रुपए पे कर पाए। तो इसका मतलब आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू वो क्या हो जाएगी 500/2, यानी ₹250 हाफ ईयरली। टाइम डबल हो जाता है, रेट हाफ हो जाती है। तो टाइम 7 ईयर था तो क्या कहोगे 7 इंटू 2 14 हाफ ईयर, रेट 7% पर एनम थी तो 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3.5% हाफ ईयरली हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन सेम पैटर्न पे सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाता क्वार्टरली पेबल, क्वार्टरली पेबल होता तो आर की वैल्यू क्या हो जाती, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर होते हैं तो उसको 4 से डिवाइड करते तो वो क्या हो जाता ₹125 पर क्वार्टर। टाइम 7 साल है, 7 ईयर्स है, क्वार्टर फाइंड आउट करने होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 4 28 क्वार्टर हो जाएंगे। रेट 7% पर एनम थी तो 7 को 4 से डिवाइड कर देंगे 1.75% पर क्वार्टर। लेकिन अगर क्वेश्चन में मंथली कह दिया जाता है तो मंथली के लिए क्या करोगे, एक साल में 500 रुपए देने हैं तो हर महीने कितने देंगे 500/12, तो 500/12 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं। टाइम कितना हो जाएगा 7 साल थे, लेकिन महीने में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 12 84 मंथ्स हो जाएगा, रेट 12 से डिवाइड हो जाएगी और क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे एन्युटी इमीडिएट से रिलेटेड, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक आई होप कर चुके होंगे, नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।